हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना चौधरी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली में सह आचार्य पद पर हूँ और मैं आपको कार्बनिक रसायन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर है उसका अध्ययन करवा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ। आज हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन क्या होता है। इससे पूर्व वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो अणु के जो भीतर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उन दोनों के बीच में जो दिशा समान होना या दिशा का असमान होना उसके अवशोषण को प्रभावित करता है। तो प्रोटॉन की शील्डिंग से एनएमआर जो संकेत हैं वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं डी शील्डिंग से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बता रखा है कि शील्डिंग से जो है वो अप फील्ड में जा रहा है और डी शील्डिंग से वो डाउन फील्ड में शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अब जो एनएमआर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा हमने दो प्रकार का रासायनिक विस्थापन बताया था, जिसे कि हमने पॉजिटिव शील्डिंग कहा था और डी शील्डिंग कहा था। तो किस प्रकार से जो उसके पास में अटैच्ड एटम हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रभावित करते हैं और जिससे कि जो उसका अवशोषण का जो क्षेत्र है वो बदल जाता है। तो इसके बारे में भी हम इससे पूर्व वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों, कई बार आपसे जो है केमिकल शिफ्ट की परिभाषा पूछी जाती है, उसका आणविक संरचना से संबंध भी पूछा जाता है। तो केमिकल शिफ्ट की यदि परिभाषा पूछी जाए तो हम ये कहेंगे कि रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण प्रोटॉन के अवशोषण की स्थिति जो है खिसकती जाती है और ये जो शिफ्ट होती है जिसके कारण से प्रोटॉन के सिग्नल की स्थिति में परिवर्तन आता है वो कहलाता है केमिकल शिफ्ट। और ये केमिकल शिफ्ट प्रोटॉन के जो रासायनिक शिफ्ट का मान है वो उस प्रोटॉन की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः वह अणु की संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। तो ये हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो केमिकल शिफ्ट है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। अब आता है कि केमिकल शिफ्ट को जो दर्शाया जाता है वो किस में, पीपीएम में बताया जाता है, जिसे कि हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को हम पीपीएम में दर्शाते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो रेफरेंस कंपाउंड काम में लिया जाता है वो है टेट्रामिथाइल साइलेन। ठीक है, टेट्रामिथाइल साइलेन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन से 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। चारों के कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से समान है, मतलब कि पूरे 12 कार्बन एटम जो उपस्थित हैं वो बिल्कुल समान हैं। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो प्रोटॉन एनएमआर में हम काम में लेते हैं ये है टेट्रामिथाइल साइलेन। इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण से इसे अधिकांशतः काम में लिया जाता है। पहली बात तो है कि इसमें जो सारे प्रोटॉन हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, साथ ही ये केमिकली इनएक्टिव है, अक्रिय होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। मैग्नेटिकली आइसोटोपिक है, मतलब कि इसके जो सारे हाइड्रोजन हैं वो बिल्कुल समान हैं, तो ये मैग्नेटिकली एक ही वातावरण में है सारे, तो ये मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान भी कम होता है। तो ये जो है वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब यहाँ हम ये कहेंगे कि ये आसानी से उसमें
वाष्पशील है और इसका क्वथनांक जो है वो लगभग 300 केल्विन तक होता है। और साथ ही अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, विलयशील होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं और चूंकि सारे प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं और जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो वेरी हाई फील्ड में होता है, बहुत अधिक उच्च क्षेत्र में होता है, तो जिससे कि हमें जो है दूसरे मॉलिक्यूल का अवशोषण निकालने में दिक्कत नहीं आती है और क्योंकि इसमें सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो यही कारण है कि टीएमएस को एनएमआर में हम रेफरेंस कंपाउंड की तरह लेते हैं और जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो एज अ रेफरेंस सिग्नल के रूप में लिया जाता है, जो आपको आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है प्रोटॉन द्वारा जो टीएमएस के प्रोटॉन के अवशोषण से जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो हमारा रेफरेंस सिग्नल है और जो हमें कंपाउंड के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो हमारे उस कंपाउंड विशेष की आणविक संरचना के कारण है, तो उसे हम केमिकल शिफ्ट की तरह बताते हैं। कंपैरिजन किससे करेंगे? टीएमएस से कंपैरिजन किया जाएगा, रेफरेंस लिया जाएगा। कई बार जो है टीएमएस के स्थान पर एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस भी काम में लिया जाता है। जलीय विलयन में कई बार डीएसएस सोडियम 2,2 डाइमिथाइल 2 सिलेपेंटेन 5 सल्फोनेट को काम में लिया जाता है। उसका उपयोग एज अ इंटरनल रेफरेंस की तरह किया जाता है। तो और जो टीएमएस है वो हमारा एक्सटर्नल रेफरेंस की तरह काम में आता है। तो जो प्रोटॉन हैं, समतुल्य प्रोटॉन जो टीएमएस में उपस्थित हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो उपस्थित हैं, उसके कारण से उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये बात हुई कि जो हमें रेफरेंस सिग्नल जिससे प्राप्त होता है वो रेफरेंस कंपाउंड हम क्या ले सकते हैं। अब आता है कि जो पैमाना है एनएमआर स्केल जो है या पैमाना जो है उसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो डेल्टा की टो की फॉर्म में जो लेते हैं टीएमएस को, तो उसमें टो में टीएमएस, इस पैमाने में टीएमएस के अवशोषण को हम 10 मानते हैं तथा अन्य प्रोटॉनों के रासायनिक विस्थापन को जो है उससे कंपैरिजन किया जाता है। तो टो इजिकल टू 10 माइनस डेल्टा की तरह लिया जाता है। तो टो जो है उसका मान 10 माइनस डेल्टा होगा और उसी तरह से अन्य का मान लिया जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमें कौन सा रेफरेंस कंपाउंड काम में लेना है और किस प्रकार से उसको बताना है। जो निम्न क्षेत्र है वो जो है 0 से 10 की तरफ जाएगा और जो उच्च क्षेत्र है वो 0 की तरफ आएगा, क्योंकि सबसे हाई फील्ड में है हमारा टीएमएस सिग्नल। तो उस टीएमएस सिग्नल से उसको कंपेयर करना है। तो प्रोटॉन का जितना विपरिरक्षण जितना अधिक होगा, अवशोषण संकेत उतना ही निम्न क्षेत्र में जाएगा। डी शील्डिंग से वो निम्न क्षेत्र में जाएगा, शील्डिंग से वो उच्च क्षेत्र की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम वापस से मैं बताती हूँ, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, या कहें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जब कंपैरिजन किया जाए जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp होता है, तो विद्युत ऋणता के अनुसार उनका अवशोषण उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जाता है। तो ये बात हुई हमारी केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो केमिकल शिफ्ट किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित होता है और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का निर्माण जो प्रोटॉन है उसके आसपास उपस्थित अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो
माइनस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाले हैं या प्लस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाले हैं, या कहेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका मान क्या है, वो डिसाइड करेगी कि जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम या अधिक होगा, और कम और अधिक होने से केमिकल शिफ्ट के माने में कितना परिवर्तन होगा, उन सभी के बारे में जानकारी देता है केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, तो प्रेरण प्रभाव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफ़ेक्ट उसको प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जो विद्युत ऋणीय परमाणु होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं केमिकल शिफ्ट को। इसके अतिरिक्त यदि एक ही कार्बन एटम के ऊपर बहुत एक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उपस्थित हैं तो वो प्रभावित करेंगे केमिकल शिफ्ट कितना होगा। यदि जो हैलोजन या जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो उसकी जो है उस प्रोटॉन से दूरी जो है वो भी प्रभावित करती है। तो ये हो गया। असंतृप्तता की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है प्रोटीन का विपरिरक्षण बढ़ता चला जाता है और रासायनिक विस्थापन निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। यदि एल्डिहाइड में प्रोटॉन का जो डी शील्डिंग है वो सर्वाधिक होने का कारण यही है कि जो असंतृप्त कार्बन एटम के पास में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके कारण से जो है इसमें एल्डिहाइड में प्रोटॉनों का विपरिरक्षण सबसे अधिक हो जाता है, डी शील्डिंग सबसे अधिक हो जाती है, जिसके कारण से डेल्टा का मान सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो बच्चों ये आज हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा। ये केमिकल शिफ्ट जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं।